हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की जो फिफ्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी है उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट सेकंड पार्ट में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता से हम क्या समझते हैं, वो पार्ट डिस्कस किया था। अब आज हम इस थर्ड पार्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि इसमें है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, जैसा कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, और इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जो कि अभिक्रिया की दर निर्धारित करती हैं या जिन पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, वो उसकी कोटि के नाम से जानी जाती है। अब इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब कोई भी रिएक्टेंट जो है वो अभिक्रिया की दर को निर्धारित नहीं करता है। व्हेन द रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट एंड देयरफॉर इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये अभिक्रिया की दर जो है किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब इसका मतलब यह है कि इसमें क्रियाकारक जो है उसकी सांद्रता क्रिया के दौरान परिवर्तित ही नहीं होती है। हालांकि ये सुनने में हमें अजीब लगता है, पर देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस वेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस बट द active concentration of reactant that involved in the reaction remains same। जो एक्टिव concentration या सक्रिय सांद्रता जो क्रियाकारक की है वो निश्चित रहती है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि इसमें रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो, और वी कैन से इट इज कांस्टेंट। जो अभिक्रिया की दर जो है, जिसको हम डी एक्स अपॉन डी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट रहती है और वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। इस फॉर्म में भी इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है। और यदि हम इसको इंटीग्रेट करें, इसका समाकलन करें, तो समाकलन करने पर x इज इक्वल टू के टी प्लस सी के बराबर आता है। यहां पर c जो है वो समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान निकाला जा सकता है कैसे। अब इसमें क्या है, जब t जीरो है, यानी कि जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो x यानी कि जो उत्पाद की मात्रा जो कि t समय में प्राप्त हो रही है, या क्रियाकारक की मात्रा जो कि t समय में उत्पाद में परिवर्तित हो रही है, उसका मान भी शून्य होगा। तो ये मान इस समीकरण में रखें तो c का मान जो है वो क्या आएगा, शून्य आएगा। अर्थात x इज इक्वल टू के टी, या हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समीकरण है, रेट कांस्टेंट के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो उसमें जो अभिक्रिया की दर है वो किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली एज डी सी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, या एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट। और ये जो है, ये एक इक्वेशन को हम देखें तो स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा की जो समीकरण होती है उसके समान है। यानी कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम x और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, वो स्लोप जो है वो किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। अब इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में यदि हम हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू की बात करें, हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ या अर्ध आयु काल की हम बात करें, टी हाफ या अर्ध आयु काल क्या है, वह समय
जिसमें कि क्रिया कारक की आधी सांद्रता रह जाती है। यदि सपोज हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए ली थी, सो ए से A/2 में सांद्रता में परिवर्तित होने में जो समय लगता है वो इसका अर्ध आयुकाल कहलाता है, या हम इसको कह सकते हैं टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, K = X/T। तो अब जब टाइम t बराबर t हाफ है तो x बराबर क्या होगा, A/2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होगा। तो ये यदि हम इस समीकरण में रखें तो इस समीकरण में रखने पर ये हमें ज्ञात होता है कि t हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू a। x की जगह A/2 रखें, टाइम t की जगह t हाफ रखें, तो t हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के समानुपाती होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल का मान जो है वो क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उस अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये है शून्य कोटि अभिक्रिया। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। HI का अपघटन होता है उत्प्रेरक गोल्ड ऑरम की प्रेजेंस में, और 2 मोल HI के अपघटित होकर के H2 और I2 में परिवर्तित होता है। ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है जिसमें कि क्रिया कारक और उत्प्रेरक जो है वो अलग अलग फेज में है, अलग अलग भौतिक अवस्था में है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सपोज गोल्ड सरफेस है, रिएक्टेंट इस गोल्ड सरफेस पर एड्सॉर्ब होते हैं। HI के जो है रिएक्टेंट HI है उसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो HI के मॉलिक्यूल इस गोल्ड की सरफेस जो सॉलिड फॉर्म में है उस पर एड्सॉर्ब होते हैं, अधिशोषित होते हैं। और यहां पर क्रिया होने के बाद ये सपोज ये HI जो है अपघटित होकर के और H2 और I2 के परिवर्तित हुआ है, तो ये इससे अधिशोषित था वो इससे दूर हो जाएगा, और जैसे ही ये अणु दूर होगा कोई दूसरा HI का अणु जो है वो इस पर जा करके एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो जो एक्चुअल रिएक्शन हो रही है वो कहां पर हो रही है, गोल्ड सरफेस पर हो रही है, और उस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की जो सांद्रता है वो निश्चित रहती है। तो इसलिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। तो ये एग्जाम्पल है शून्य कोटि अभिक्रिया का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें कि HI का डिकम्पोजिशन होता है गोल्ड के सरफेस पर, और गोल्ड सरफेस पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल HI जो है उन पर अधिशोषित अणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए अभिक्रिया की दर भी समान रहती है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। So this is all about zero order reaction. Now we come to first order reaction, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें की अभिक्रिया की दर केवल एक क्रिया कारक के द्वारा निर्धारित होती है, या केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, या केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। व्हेन द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट, इट इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें केवल कंसंट्रेशन की एक पावर पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सपोज हम एक रिएक्टेंट A ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट P में परिवर्तित हो रहा है। यदि प्रारंभिक सांद्रता इसकी A है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A, और T समय में X अमाउंट जो है उत्पाद का प्राप्त हो रहा है। शुरू में तो ये प्रारंभिक जो है इसकी प्रोडक्ट की सांद्रता शुरू होगी, दिस इज इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में। T समय के पश्चात X क्रिया कारक क्योंकि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो क्रिया कारक की सांद्रता क्या रह जाएगी, घटकर A - X हो जाएगी, और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी,
एक्स के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए जो डी एक्स अपॉन डी टी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दिए गए समय में टी समय में किसके समानुपाती होगी, विल बी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, वो ए माइनस एक्स के समानुपाती होगी। और इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट करें और सॉल्व करें तो यहां प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर हटा करके कांस्टेंट के लगा देते हैं जो कि रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और फाइनली जब इसको इंटीग्रेट करके और इक्वेशन प्राप्त करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर इसमें पहले डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। और फिर इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पर जो फाइनल इक्वेशन आती है वो इस रूप में प्राप्त होती है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये है रेट कांस्टेंट या k का मान प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, जहां t क्या है, t समय है, a क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और a माइनस एक्स क्या है, t समय के पश्चात जो क्रिया कारक है उस क्रिया कारक की सांद्रता a माइनस एक्स के बराबर होगी। अब इसमें यदि हम यूनिट लें तो यहां पर ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन है, और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, कैंसिल हो जाएगी, और टाइम टी नीचे है तो इसलिए के की जो इकाई होगी वो क्या होगी, टाइम इनवर्स। वो टाइम मिनट्स में भी हो सकता है, सेकंड्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। तो के की जो इकाई होगी वो टाइम इनवर्स, यदि मिनट में ले रहे हैं तो मिनट इनवर्स, आवर्स में ले रहे हैं तो आवर्स इनवर्स, डेज में ले रहे हैं तो डेज इनवर्स। और इस समीकरण संख्या 5 के अनुसार यदि log a माइनस एक्स और टाइम t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो जो प्लॉट है वो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा, और इस सीधी रेखा का जो स्लोप या ढाल का मान है वो माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर होगा। तो ये है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन। अब इसमें हम हाफ लाइफ पीरियड या अर्धायुकाल का मान लें। अर्धायुकाल का मतलब क्या है, वह समय टी हाफ क्या है जिसमें x किसके बराबर हो जाता है, a/2 के बराबर हो जाता है। यदि प्रारंभिक सांद्रता a है तो t समय में x जो होगा वो a/2 के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन नंबर 5 में t की जगह t हाफ रखें और x की जगह a/2 रखें तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब इस एक्सप्रेशन में ये साफ है, ये स्पष्ट है कि इसमें जो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू है वो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चाहे हम इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आधी कर दें, दुगनी कर दें, 4 गुना कर दें, अर्ध आयुकाल का मान अपरिवर्तित रहता है, अप्रभावित रहता है, वो समय के साथ प्रारंभिक सांद्रता के साथ परिवर्तित नहीं होता है। अब इसमें हम एग्जांपल लें, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसको N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो N2O3 और O2 में परिवर्तित हो जाता है, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो हाइड्रोलाइसिस होता है इसमें ये H2O और हाफ मोल ऑफ वाटर में डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 दैट इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaC3 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन होता है CaO और CO2 में, तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसी तरह से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है।
जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है, वो रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव किरणों का यानी कि अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है और वो उत्सर्जन करके एक दूसरे नए तत्व बी में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसमें जो रेडियो एक्टिव विघटन की दर है वो किस दर पर जो विघटित होगा, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ की दिए गए समय में मात्रा पर निर्भर करता है। The rate of radioactive disintegration depends on the amount of radioactive substance present at that time। तो इसलिए जो रेडियोएक्टिव विघटन की दर है वो भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है और इसके लिए हम जो एक्सप्रेशन दे सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग n0 अपॉन nt के रूप में भी इसको दिया जा सकता है। n0 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ए इनिशियली प्रेजेंट, प्रारंभिक जो मात्रा है या परमाणुओं की संख्या है रेडियोएक्टिव पदार्थ की वो n0 है। और nt क्या है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा t समय के बाद जो है वो nt के बराबर है। तो ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लेते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या है, ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों के दो अणुओं के द्वारा निर्धारित होती है, या दो क्रियाकारक के अणु ऐसे होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। द रेट इज डिटरमाइंड बाय टू reactant molecules, then such type of reaction is known as second order reaction। इसमें दोनों क्रियाकारक के अणु समान भी हो सकते हैं, ए और ए आपस में मिलकर के प्रोडक्ट दे रहे हैं, या दोनों क्रियाकारक के अणु डिफरेंट भी हो सकते हैं, ए और बी आपस में मिलकर के प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर जो है वो दो क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ए और बी ले सकते हैं या एक्स और वाई के फॉर्म में हम ले सकते हैं। जैसे दो अलग अलग क्रियाकारक एक्स और वाई हैं तो उसमें अभिक्रिया की दर को हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में इस तरह से देंगे, और यदि दो सेम एक्स और एक्स हैं तो अभिक्रिया की दर को इस रूप में हम देंगे। अब इसमें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो हम दो तरह से निकाल सकते हैं। दो कंडीशंस इसमें हो सकती है कि फर्स्ट केस में तो दोनों क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता जब समान है तो क्या होगा, जैसे दोनों जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं ए और ए या ए और बी या एक्स और वाई, दोनों की प्रारंभिक सांद्रता मोलर सांद्रता सेम है ए और ए। और दूसरा केस हम ये ले रहे हैं जिसमें दोनों की मोलर सांद्रता डिफरेंट है, इसकी ए है और इसकी मोलर सांद्रता बी है दूसरे वाले रिएक्टेंट की। तो दोनों केस में रेट कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग होगा। तो फर्स्ट केस में व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इसमें सपोज ए और बी आपस में क्रिया करके उत्पाद दे रहे हैं, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इसकी बी है और प्रोडक्ट की प्रारंभ में 0 होगी। अब टी समय में x उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, तो टी समय के पश्चात a की सांद्रता क्या होगी, a माइनस एक्स, बी की सांद्रता क्या होगी, b माइनस एक्स। तो इसमें रेट को हम किस तरह से देंगे, रेट एट एनी गिवन टाइम इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है अभिक्रिया की दर। तो dx अपॉन dt जो है वो a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स के बराबर होगी। और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने पर ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो प्राप्त होता है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू a माइनस बी log b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स। इस रूप में भी इस रेट कांस्टेंट के लिए जो है वो एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। तो ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है कब, जबकि हम जो दोनों क्रियाकारक हैं उन दोनों क्रियाकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता हम अलग अलग ले रहे हैं।
और इस केस में यदि log a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स और टाइम t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो सीधी रेखा आएगी और इसका जो स्लोप है वो इसके बराबर होगा। अब सेकंड केस में जब दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता एक समान है, वो a और a के रूप में है, तो उस केस में जो एक्सप्रेशन आएगा वो अलग आएगा। और इस केस में क्या होगा, ए प्लस बी आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इसकी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट की 0 है। टी समय के पश्चात एक्स क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो टी समय के पश्चात इसकी सांद्रता ए माइनस एक्स, इसकी भी सांद्रता ए माइनस एक्स हो जाएगी। अब इसमें हम अभिक्रिया की दर लें तो dx अपॉन dt जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। और इसको हम पूरा कंप्लीटली फाइनली सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करने पर k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, ये एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। तो ये एक्सप्रेशन है कब, जबकि हम दोनों क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता जो है वो एक समान ले रहे हैं। अब इसमें हम के की इकाई लें, यूनिट लें, तो टाइम टी नीचे है, यहां पर एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, यहां पर 2 कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन इनवर्स, और कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल्स पर लीटर में। तो मोल्स पर लीटर का क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लीटर ऊपर चला जाएगा, तो लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम मिनट सेकेंड आवर्स कुछ में भी हो सकता है, तो लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स ये इकाई होगी के की, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसमें हम अर्ध आयुकाल का मान लें, अर्ध आयुकाल यानी कि फिर वही हाफ लाइफ पीरियड, जब टी बराबर टी हाफ है तो एक्स बराबर किसके होगा, a बाई 2 के बराबर होगा। तो ये जब मान हम इस वाली इक्वेशन में रखें k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, तो इस केस में आएगा टी हाफ जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के ए, या हम कह सकते हैं टी हाफ in this case will be proportional to 1 upon a। यानी कि इन द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए जो अर्ध आयुकाल का मान है वो क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हम पीछे जाएं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था T half does not depend on initial concentration of A, जबकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गया, T half is inversely proportional to A, ये क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Now we come to examples of second order reaction. Thermal decomposition of nitrous oxide N2O से N2 plus O2 बन रहा है, decomposition of NO2, decomposition of hydrogen iodide, ये सारे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में क्या होती है और इनके क्या एग्जांपल्स होते हैं। थैंक यू।